वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी और 18 सितंबर को कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूर भी कर लिया है। इस रिपोर्ट में 2 फेज में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो वहीं दूसरे फेज में सभी लोकल बॉडी के चुनाव कराने के सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कई संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ ही इसको लागू करने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार इसे लागू कर पाएगी? लागू करने को लेकर मोदी सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आइए जानते हैं हम इस रिपोर्ट में। पहली चुनौती, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इस बिल को पहले मोदी सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कराना होगा। ऐसे में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके पास इस बिल को पास कराने के लिए बहुमत नहीं है और फिर ये गेंद चली जाएगी उनके गठबंधन सहयोगियों के पाले में। ऐसे में मोदी सरकार के लिए पहली चुनौती यही है कि वो पहले इस बिल को पास कराए। यदि बिल सदन में फंस जाता है तो सरकार इसे आम सहमति बनाने के लिए संसदीय समिति को भेज सकती है। यह संसदीय स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति हो सकती है। इन सदन समितियों में विपक्ष के सदस्य होंगे और इसमें चर्चाओं से आम सहमति बन सकती है। दूसरी चुनौती, राज्य सरकारों से सहमति। केंद्र की मोदी सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना पड़ेगा और उन्हें इस पर सहमति लेनी पड़ेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय चुनाव को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके लिए मोदी सरकार को कम से कम कुल राज्यों की 50% सहमति चाहिए होगी। भाजपा वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक राज्यों में सत्ता में है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट बदलते हैं तो बीजेपी का राज्यों का गणित बदल सकता है। थोड़ा संसद में बहुमत का गेम समझ लेते हैं, फिर आगे की चुनौतियों की बात करेंगे। असल में रामनाथ कोविंद की इस रिपोर्ट में 47 पार्टियों से वन नेशन वन इलेक्शन पर ओपिनियन मांगा गया था, लेकिन इन 47 पार्टियों में से 32 पार्टियों ने अपना ओपिनियन दिया है। 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने इस पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को टीडीपी ने बताया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया के साथ है। ऐसे ही पहले बीएसपी ने इसका विरोध किया, लेकिन अब उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने वाली 32 पार्टियां या बीजेपी की सहयोगी हैं या फिर बीजेपी के साथ फ्रेंडली हैं, जबकि विरोध करने वाली 15 पार्टियों में से 5 पार्टियां सत्ता पर काबिज हैं। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। लोकसभा का गणित क्या कहता है? मोदी सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए कई कानूनी बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में बिल के पक्ष में 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 543 सांसदों में से 362 सांसद इसके समर्थन में चाहिए होंगे, जबकि एनडीए के पास मात्र 293 ही सीटें हैं। इस बीच एक समाधान है, वो ये कि बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में सिर्फ 493 सांसद मौजूद रहें और 104 सांसद ऑब्सेंट हो जाएं। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि एनडीए से बाहर की पार्टियां इस पर समर्थन करें। राज्यसभा में कैसी है गणित? राज्यसभा में बीजेपी को बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होंगे। ऐसे में अभी एनडीए के पास राज्य में 121 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के पास 85। यदि सभी 250 सांसद राज्यसभा में वोटिंग के दौरान होते हैं तो बहुमत का आंकड़ा बनता है 125 और 2/3 बहुमत 164 होगा। हालांकि वर्तमान में राज्यसभा के सांसदों की संख्या 234 है। मोदी सरकार के लिए 368 का संशोधन बना चुनौती। इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है संविधान के अनुच्छेद 368 को बदलना। इसके लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तो चाहिए और बिल के समर्थन में वोटिंग भी होनी चाहिए। इसके अनुच्छेद में बदलाव किए बिना स्थानीय निकाय को चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते, क्योंकि यह अनुच्छेद राज्यों की 7वीं अनुसूची को सुरक्षित करता है, जिसमें कहा गया है कि निकायों का चुनाव कराना राज्यों का अधिकार है। ऐसे में अनुच्छेद 368 में बदलाव करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी चाहिए होगी। यही पेच फंस जाता है। यदि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बीजेपी अपनी सत्ता गंवा देती है तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। रामनाथ कोविंद समिति का क्या है रोड मैप? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति द्वारा पेश रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में एक अधिसूचना जारी करेगा, जिससे अनुच्छेद 82A प्रभावित हो जाएगा। एक नया अनुच्छेद जिसे एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पहले विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। इस अधिसूचना की तिथि को नियत तिथि के रूप में जाना जाएगा। इस नियत तिथि के बाद निर्वाचित कोई भी राज्य विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भंग हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में
में होना है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में लागू होता है तो इस विधानसभा को 5 साल कार्यकाल पूरा किए बगैर भंग करना होगा ताकि एक साथ चुनाव हो सके। यदि कोई राज्य विधानसभा या लोकसभा अपने पूर्ण 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव होंगे और उसका कार्यकाल नियत तिथि तक ही रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग मध्यावधि चुनाव के आगे बढ़ाने या अधिक समय की मांग राष्ट्रपति से कर सकता है। तो ये थी हमारी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।